वेलकम गाइस। चलिए, अपनी अभी क्लास में मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में आपको समझाया था। पार्टनरशिप यानी डील जैसे बनती है पार्टनर्स के बीच में, उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए आप लोग को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो कहने का मतलब है पार्टनरशिप डीड में यानी माइनर से माइनर कोई भी मैटर जिसकी वजह से फ्यूचर में कोई भी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, तो वो हर छोटे से छोटा मैटर उस पार्टनरशिप डीड में डिस्क्राइब होता है। चलिए, ये तो हमने देखा पार्टनरशिप के बारे में, यानी जो कोई भी बिजनेस कैरी ऑन कर रहा होता है वो पार्टनरशिप के अंडर में हो रहा है। अब दूसरा देखो बेटा, ये है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में होता क्या है कि यहाँ अब उसमें देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक उसका मैं कर लेती हूँ। कई बार हम जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, अभी मैंने कहा पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप हमारी डीड बन रही है तो एज ए फर्म के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। अब देखो, ये जो हमारी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का मतलब है फर्म, जो मैंने अभी लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। पार्टनरशिप यानी जो हमारी फर्म की मैं बात कर रही हूँ, फर्म। वहाँ पर फर्म यदि कोई फ्रॉड करती है या फर्म की कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उसके रिगार्डिंग पार्टनर्स की भी पूरी फुल लायबिलिटी होती है। जो फर्म की लायबिलिटी होगी तो पार्टनर्स को वो कवर करनी होगी, यानी फर्म के ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर उसकी लायबिलिटी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा, हम कई बार जो बिजनेस कर सकते हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको कि हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलएलपी। एलएलपी के रूप में भी हम बिजनेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें यदि हम फर्म में और एलएलपी में यदि डिफरेंस देखें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो, एक यदि मैं आप ये कहूँ कि पहले तो आपको फर्म का तो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम एलएलपी के बारे में पढ़ लेते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, लिमिटेड एक वर्ड का मतलब यूज हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ फर्म के केस में हमने बोला था कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कल को फर्म कोई फ्रॉड करती है तो पार्टनर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे उस लायबिलिटी के लिए, यानी उस फ्रॉड के लिए पार्टनर्स लायबल होंगे। ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी थी, यहाँ पे अनलिमिटेड थी। लेकिन एलएलपी के केस में होता क्या है, जो इसके पार्टनर्स है एलएलपी के, वहाँ पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब है यदि फर्म एलएलपी के नाम से कोई बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में यदि एलएलपी कोई फ्रॉड कर देती है या कोई भी गलत काम करती है, एलएलपी के नाम से जो भी काम हो रहा है, तो उस काम के लिए जो एलएलपी के पार्टनर्स होंगे उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब है, जब पार्टनर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती, यानी फर्म ने कोई गलत काम किया है और उस गलत काम के लिए पार्टनर्स की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एलएलपी कैसी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। और फर्म के केस में क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी सेम ऐसी ही पड़ रही थी, फर्म कोई गलत काम कर रही थी तो पार्टनर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो रही थी, तो इसको हम बोल रहे थे यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। तो एक तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, इन दोनों में यदि डिफरेंस देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, पार्टनर्स की, फर्म के केस में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है। और दूसरा, एलएलपी के केस में यहाँ पे जो भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, वो लिमिटेड होती है। यानी कि एलएलपी के का नाम से यदि कोई बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है और बिजनेस में यदि एलएलपी की कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है या एलएलपी किसी के अगेंस्ट में फ्रॉड करती है तो उसके लिए पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। ठीक है। चलिए, दूसरा, अभी मैं पहले आपको एलएलपी की थोड़े से फीचर्स और ये बता देती हूँ कि ये है क्या चीज़। तो जब ये आपको मालूम हो जाएगा तो आप बहुत ही इजीली फर्म में और एलएलपी में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसका जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है, इनकॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। अब यहाँ पे हमने बोला कि जो इसका इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब है जो जब ये एलएलपी बनती है, एलएलपी कौन सी एक्ट के अंदर में बनती है, एलएलपी एक्ट 2008। 2008 का मतलब है ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया था, ये कब आया था, ये कब एप्लीकेबल होता है, 2008 में।
तो और जबकि पार्टनरशिप के केस में हमने क्या पढ़ा था, जो भी फर्म है वो कि उनके ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, पार्टनरशिप एक्ट। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप शॉर्ट में नहीं लिखना, जैसे मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ आप लोग इसी तरीके से चार्ट बना लेना। पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो फर्म पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जबकि एलएलपी के ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। चलिए, ये तो हमने बोला कि जो एलएलपी है इसका इनकॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड कौन से एक्ट में होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में। और यहाँ पे लायबिलिटी कैसी होती है पार्टनर्स की, लिमिटेड लायबिलिटी, जो अभी आपने यहाँ पे पढ़ लिया। अच्छा, फिर उसके बाद है एंड परपेचुअल सक्सेशन। अब आप कहेंगे मैम ये परपेचुअल सक्सेशन क्या मतलब है। देखो बेटा, मैं आपको ये समझा देती हूँ। ये जो एलएलपी के नाम से बिजनेस हो रहा है, ठीक है, एलएलपी के नाम से जब भी कोई बिजनेस होता है, हमने कहा कि वो क्या होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। यानी एलएलपी में जो भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं और एलएलपी के नाम से जो बिजनेस हो रहे हैं, यानी एलएलपी में जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स की यदि कोई भी पार्टनर्स की यदि डेथ हो जाए, ठीक है, पार्टनर्स की यदि डेथ हो जाए, क्या एलएलपी भी काम करना बंद कर देगी, नहीं। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो हम कह रहे हैं एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन, ये जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं परपेचुअल सक्सेशन, इसका क्या मतलब है, यानी इसके पार्टनर्स की यदि डेथ भी हो जाए तो उससे एलएलपी के वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये परपेचुअल सक्सेशन यानी काम करती रहेगी, यानी इसका एग्जिस्टेंस रहेगा एलएलपी का। यानी पार्टनर की डेथ हो भी जाए फिर भी एलएलपी काम करती रहेगी, है ना, तो परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो यहाँ इस वाले केस में एलएलपी की कौन कौन से फीचर्स हो गए, एक तो क्या है, यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। दूसरा, यहाँ परपेचुअल सक्सेशन रहता है, यानी पार्टनर्स की कोई भी किसी भी पार्टनर्स की यदि डेथ हो जाए तो उससे कोई इसके एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, फिर यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे इट इज व्यूड as an alternative corporate business vehicle that provides the benefit of limited liability but allows its partners the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on a mutually arrived agreement। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो, यहाँ पे हमने कहा कि जो एलएलपी है उसमें यहाँ पे जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो कैसी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जो मैं पहले भी आपको बताया। लेकिन ये अलाउ करती है अपने पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी अपने स्ट्रक्चर को ये एलएलपी अपने पार्टनर्स को एक ऑथराइजेशन देती है, अलाउ करती है कि अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को एग्रीमेंट के थ्रू किसी भी तरीके से वो फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम सेलेंट फीचर्स की बात करें, वही देखो हमारा आ जाता है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है कारपोरेट है। कारपोरेट का मतलब है इसका जो इनकॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, इसका इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करनी होती है। ऐसे ही नहीं कि हम सीधा खाली एक एग्रीमेंट लिखा और हमारी एलएलपी बन गई, इसके लिए हमें पूरी प्रोसेस फॉलो करनी होती है। तो ये जो कारपोरेट होती है तो और लीगल एंटिटी है सेपरेट, ये अपने पार्टनर से सेपरेट मानी जाती है, ठीक है। जबकि फर्म के केस में जो फर्म होती है वो अपने पार्टनर से सेपरेट नहीं मानी जाती। तो हमारा तीसरा पॉइंट और क्या बन सकता है यहाँ पर कि जो पार्टनर्स होते हैं वो नॉन सेपरेट माने जाते हैं, और जबकि एलएलपी के केस में यहाँ पे जो पार्टनर्स जो एलएलपी है वो अपने पार्टनर से सेपरेट मानी जाती है, ठीक है। आप लोग लिख लेना इसी तरीके से पॉइंट लिख लेना। चलो, फिर इसमें अब यदि हम जैसे हमने एलएलपी के केस में बोला था, नहीं सॉरी पार्टनर के फर्म के केस में बोला था कि उसमें मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2। तो यहाँ पर भी यदि हम देखें एलएलपी के केस में भी जो मिनिमम जो पार्टनर्स होते हैं वो कितने होने चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। एंड शेयर आल्सो हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब अब आप कहेंगे मैम डेजिग्नेटेड का मतलब क्या है। देखो, डेजिग्नेट का मतलब है कि यानी 2 ऐसे इंडिविजुअल होने चाहिए। इंडिविजुअल का मतलब जीते जागते इंसान होने चाहिए कि जो इसके ऐसे पार्टनर काम करें, ठीक है। और उनमें से एक ऐसा जो इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की जो हम बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए
इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिया में रहता हुआ होना चाहिए। तो कम से कम हम कह रहे हैं 2 पार्टनर तो होने चाहिए, साथ में 2 इंडिविजुअल पार्टनर होने चाहिए। अब आप कहेंगे मैम ये 2 पार्टनर और इसमें क्या फ़र्क है? देखो 2 पार्टनर जो हम कह रहे हैं एलएलपी के केस में, इसको मैं समझा देती हूँ। एलएलपी के केस में मैंने 2 पार्टनर बोले कि 2 पार्टनर तो होनी चाहिए मिनिमम, साथ में यहाँ पे क्या होने चाहिए, 2 इंडिविजुअल पार्टनर होने चाहिए। इंडिविजुअल का मतलब है जीते जागते इंसान, जैसे मैं हूँ, आप हो, यानी जिनका जो हम धरती पर आए हैं, कैसे हैं, बाय बर्थ के थ्रू हमारा हमने यहाँ पर हम बाय बर्थ आए हैं, यानी हमारा जन्म हुआ है। तो ऐसे इंडिविजुअल 2 होने चाहिए। और तो फिर आप कहेंगे मैम ये 2 पार्टनर कैसे होने चाहिए? देखो कई बार हमारा कोई ऐसे पर्सन का मतलब है नॉट इंडिविजुअल, कोई जरूरी नहीं कि वो इंडिविजुअल ही हो। पर्सन की कैटेगरी में यहाँ पे लिखा है कि 2 ऐसे पार्टनर, 2 पर्सन होने चाहिए। पर्सन भी हो सकते हैं। पर्सन का मतलब है कि जैसे कई बार क्या होता है कि पर्सन में मान लिया HUF भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से बिजनेस हो रहा है, तो वो भी एलएलपी का पार्ट हो सकती है। या फिर जॉइंट वेंचर के नाम से, है ना, कुछ लोगों ने मिलकर जॉइंट वेंचर, तो वो भी एलएलपी का पार्ट बन सकते हैं। या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो वो भी इसमें एलएलपी का पार्ट हो सकते हैं। तो क्या हम इनको जीता जागता इंसान बोलेंगे? नहीं। तो कहने का मतलब है 2 पर्सन इसकी पार्टनर होने चाहिए, और साथ में 2 इंडिविजुअल, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटिव पार्टनर। और उनमें से एक पार्टनर कैसा होना चाहिए, इंडिया में रेजिडेंट, यानी इंडिया में वो रहता हुआ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा, क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एलएलपी एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल नहीं। इस पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? एलएलपी एक्ट 2008। और इंडिया पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप पर फर्म पर होगा ये वाला एक्ट तो एप्लीकेबल। अच्छा, ये जो इसका वही जो परपेचुअल सक्सेशन का ये पॉइंट मैंने समझाई दिया आपको, है ना, क्लियर हो गया होगा। यानी किसी भी पार्टनर की यदि डेथ हो जाए तो उससे एलएलपी के कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्म नॉट फर्म सॉरी एलएलपी अपना बिजनेस कैरी ऑन रखेगी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट इनटू अफेयर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इफ रिक्वायर्ड बाय अपॉइंटमेंट ऑफ ए कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर फॉर दैट पर्पस। अब यहाँ पर एलएलपी में कामों में इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर होती है कि वो एक कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, जो कि ये इंस्पेक्ट करे कि क्या एलएलपी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, जबकि पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एलएलपी और उसके केस का। ठीक है, अब मेन हम चैप्टर की तरफ आते हैं। आज के इसमें क्लास में हम यही देखेंगे अपना कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके यहाँ पर अकाउंटिंग कैसे होती है। देखो बेटा, अकाउंटिंग की यदि मैं बात करूँ पार्टनरशिप फर्म की, हमेशा सिमिलर ऐसे ही होगी जैसे एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करता है। सोल प्रोप्राइटर यानी जो इंडिविजुअल रूप से बिजनेस कैरी ऑन करता है, जैसे वो अकाउंटिंग करता है सेम वैसे ही फर्म की अकाउंटिंग होगी। सिर्फ क्या कुछ एक्सेप्शन पॉइंट हैं जिनके कि थोड़ा सा अलग से डिफरेंट आ जाता है। यानी हमने कहा कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी जो अकाउंटिंग होगी वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के तरीके से, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के तरीके से ही होती है। जैसे मान लिया इंडिविजुअल कोई काम करे, जैसे वो अकाउंटिंग करता है तो सेम वही हो गया। अकाउंटिंग का मतलब जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, अकाउंट जैसे जर्नल एंट्री बनती है, फिर उसके बाद में लेजर में पोस्टिंग होती है ना, सेम ऐसी ही अकाउंटिंग होगी, सेम ऐसे ही बनेगा। सिर्फ क्या है यहाँ पार्टनरशिप में थोड़ा सा चेंजेस होता है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ मैं बता देती हूँ क्या होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटर में अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है, पहले आप क्या करते हो, जर्नल एंट्री करते हो, है ना, जर्नल एंट्री होता है। फिर उसके बाद आप लेजर में ट्रांसफ़र करते हो, लेजर में ट्रांसफर करने के बाद में फिर आप क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो। सेम ऐसे ही चलेगा यहाँ पे बैलेंस, इसमें भी पार्टनरशिप में कोई फ़र्क नहीं है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में फिर आप क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, और फिर उसके बाद क्या बनाते हो, आप बैलेंस शीट बनाते हो। यही तो आप प्रोसेस फॉलो करते हो सोल प्रोप्राइटर के केस में। यहाँ पार्टनरशिप की केस में थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा फ़र्क कहाँ है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यहीं पर इसमें एक और अकाउंट बनता है।
यदि मैं फर्म की बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। यानी पार्टनरशिप के फर्म के केस में सेम यही होगा। ये तो अभी तुम्हें नहीं सीखना है क्योंकि ये तो तुमने पहले ही काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। मेन हम यहाँ ये वाला अकाउंट सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप लोगों को आता है। ये मेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एक तो हमारा ये बनता है। दूसरा, अभी तक जैसे तुमने सोल प्रोप्राइटर के केस में तुमने सिर्फ क्या लिखते हो, कैपिटल अकाउंट हो जाता है। यहाँ पार्टनरशिप के केस में हर पार्टनर का अलग अलग, पार्टनर का सबका कैपिटल अकाउंट तुम्हें शो करना होगा। जैसे यदि तुम सोल प्रोप्राइटर की, यदि मैं आपको बताऊं, सोल प्रोप्राइटर के केस में बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में खाली एक कैपिटल अकाउंट डालते थे। अभी तक कैपिटल में पैसे लिख देते थे कि इतना कैपिटल है ना। अब यहाँ पार्टनरशिप के केस में क्या होगा कि हर पार्टनर का, जैसे मान लें 2-3 पार्टनर है ABCD, या 3 की बात करूँ ABC, तो तीनों का अलग अलग कैपिटल अकाउंट हमें देखना होगा कि तीनों का कितना कितना पैसा लगा है। एक ये फर्क होगा। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर। अभी जब तुम करते थे P&L बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे मान ली तुम पहले क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के बाद में जैसे P&L बनाते थे तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट आ जाता था, है ना। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऐसे ही निकाल लेते थे। अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, हर ये भी फाइंड आउट करना है कि हर पार्टनर के, मान लें यदि प्रॉफिट हुआ है तो हर पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया गया है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, या फिर यदि लॉस हुआ है तो हर पार्टनर को उस लॉस का कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये भी फाइंड आउट करना है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट। अब यहाँ इस वाले उसमें केस में हम यहाँ एक चीज़ और ये पढ़ेंगे कि मान लिया हमने किसी पार्टनर को पहले कोई सैलरी दी, ठीक है, सैलरी दी है या कोई कमीशन दिया है या प्रॉफिट दिया उसका पार्ट, फिर बाद में हमें पता चला कि अरे ये तो हमने गलती से दे दिया उसको, इतना तो उसका बनता नहीं था, या हमने उसे कम दिया, ज़्यादा बनता था। दो ही ऑप्शन हो सकती है, या तो उसका कम हिस्सा बनता था और हमने उसको ज़्यादा दे दिया, या फिर उसका हिस्सा ज़्यादा बनता था और हमने उसे कम दे दिया, या फिर हमने उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। कहने का मतलब उसने बिजनेस फर्म से ड्राइंग्स की थी और हमने उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, ये चार्ज किया तो कम चार्ज किया, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ इस वाले चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो एडजस्टमेंट है, यदि कोई रॉन्ग एप्रोप्रिएशन हो गया है। रॉन्ग एप्रोप्रिएशन का मतलब है, एप्रोप्रिएशन जो वर्ड आता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो पार्टनर्स को अब दिया जा रहा है, यानी जो नेट प्रॉफिट है फर्म के पास में, उस नेट प्रॉफिट को या नेट लॉस को किस हिसाब से सब पार्टनर्स के बीच में अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, यानी उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यदि कोई रॉन्ग एडजस्टमेंट हमने किया, यानी गलत उनको दे दिया, तो ये यहाँ पे हम एडजस्टमेंट भी सीखेंगे। अब उसको कैसे, किस क्या एंट्री हम पास करें कि जिससे कि वो सारा कुछ एडजस्टमेंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इस चैप्टर पार्टनरशिप में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मान ली कोई पार्टनरशिप फर्म है, अब हम उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब पहले 3 पार्टनर थे, अब और कुछ और कोई 2-3 पार्टनर आ गए हैं, या उसमें से पहले वाले रिटायर हो गए हैं, तो रिटायर हो गए या दूसरे और नए पार्टनर आ गए, तो अब क्या हो गया कि उस पार्टनरशिप फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब चेंज हो गया तो उस वाले केस में हमारी क्या क्या एंट्री पास होंगी, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। या पार्टनरशिप हमारी डिसोल्व हो गई, या डिसोल्यूशन का मतलब पार्टनरशिप फर्म अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं, तो उस वाले केस में हमारी क्या एंट्री होंगी। तो यहाँ थोड़ी सा हम ये वाली एंट्रीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। नॉट इस चैप्टर में, बल्कि थोड़ा सा जो पार्टनरशिप है, पूरी इस पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम 1 बाय 1 हर पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो, ये तो हो गया हमारा पार्टनरशिप का, आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया। पहले पिछले की क्लास में मैंने आपको रफली आपको पूरा ही डिटेल में पता चल गया कि पार्टनरशिप कैसे बनती है और कैसे उसके लिए डीड वगैरह बनती है। यहाँ पे LLP का आपको डिफरेंस पूरा मालूम हो गया, ठीक है। अब चलो, अब मेन हम अकाउंटिंग की तरफ आते हैं कि नहीं पार्टनरशिप फर्म की किस कैसे अकाउंटिंग होती है। देखो, सबसे पहले तो देखो बेटा, मैंने जब पार्टनरशिप के बारे में आपको बताया था, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी पार्टनरशिप फर्म के नाम से बिजनेस चलता है तो उसके लिए क्या बनती है, एक डीड बनती है।
डीड का मतलब मैं आपको बताया था कि उसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो, अब मैंने वहाँ पे बोला था कि पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है या रिटर्न भी हो सकती है, बोला था या नहीं? हाँ, ओरल है तो ठीक है, और रिटर्न है तो ठीक है, कोई वो नहीं है। या फिर किसी केस में पार्टनरशिप डीड होती भी नहीं है, ठीक है। हमने कहा कि ओरल है, ठीक है, ओरल है, ओरल है कि मतलब बोला गया है, यानी पार्टनर्स ने आपस में बोला है कि हम शेयर्स ऐसे, पार्टनरशिप पार्टनर्स ने बोला है, ऐसे बोल के डिसाइड किया कि हम जो प्रॉफिट होगा, मान लीजिए फर्म का जो प्रॉफिट होगा ऐसे इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या फिर उन्होंने ऐसे डिसाइड कर लिया कि हम एक पार्टनर को 50% मिलेगा और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो 25% प्रॉफिट का में हिस्सा लेंगे, ये इसको हम बोलते हैं ओरली। अब क्योंकि ओरली की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब है, अब मान लिया यदि रिटर्न है तो रिटर्न की हमेशा वैलिडिटी रहती है। कि रिटर्न क्या होता है कि ओवरराइड करता है, यानी जो चीज़ लिखी हुई है और जो ओरली है, तो रिटर्न वाली चीज़ हमेशा क्या है, ओरल के ऊपर ओवरराइड करती है, तो रिटर्न की चीज़ हमेशा मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि यदि हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, एब्सेंस है, ठीक है, एब्सेंस है तो फिर क्या होगा, और यदि है तो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यदि तुम्हारी पार्टनरशिप डीड बनी है, यदि कोई फर्म है, फर्म की पार्टनरशिप डीड है, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, यदि पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही जो जो टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड में लिखी हैं उसी के हिसाब से हमारी अकाउंटिंग होगी और उसी की प्रोसेस हमें फॉलो करनी होगी। अब टर्म्स एंड कंडीशन का देखो, पार्टनरशिप डीड में एक तो ये लिखा होगा कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट या फिर लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अब यदि पार्टनरशिप डीड लिखित है, रिटर्न है, ध्यान रखना यहाँ पे, यदि पार्टनरशिप डीड रिटर्न है, लिखी हुई है, तो उस वाले केस में जो भी शेयरिंग एंड प्रॉफिट का जो भी रेशियो लिखा होगा, यानी जैसे मैंने बोला कि एक पार्टनर को मान ली 50, दो पार्टनर को 25 देने का डिसाइड हो, तो उसी हिसाब से जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से उनको प्रॉफिट और लॉस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से दूसरा, अब पार्टनर्स क्या है, बिजनेस में क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाइए। अब उस कैपिटल में क्योंकि उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो उस पैसे पर भी उनको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब इंटरेस्ट किस रेट पे मिलेगा, यदि पार्टनरशिप डीड रिटर्न है तो जो रेट डिस्क्राइब होगा उसी रेट पे दिया जाएगा उन्हें। मैं रिटर्न की बात कर रही हूँ बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। रिटर्न यदि पार्टनरशिप डीड लिखी हुई है, बनी हुई है इनकी, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल का लिखा हुआ है उसी के हिसाब से उनको कैपिटल दे दी और इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। इसी तरीके से यदि वो बिजनेस में से कुछ ड्राइंग्स करते हैं, बिजनेस में ड्राइंग्स का मतलब बिजनेस में से कुछ पैसा निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो, बिजनेस में से कुछ पैसा ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट क्या फर्म उनसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, बिल्कुल चार्ज करेगी, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में से पैसा निकाला है। अब पार्टनरशिप डीड यदि बनी हुई है, पार्टनरशिप डीड में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, नॉट जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो भी लिखा है, तो फर्म उसी इंटरेस्ट से उस ड्राइंग्स पे से उस ड्राइंग उनकी ड्राइंग पे उसी रेट से जो भी रेट लिखा है उसी रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है, यदि पार्टनरशिप डीड है। चलिए, अच्छा, अब मान लिया, क्या पार्टनर्स फर्म को लोन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, पार्टनर्स फर्म को लोन दे सकते हैं। अच्छा, अब लोन दिया है, देखो लोन जब भी दिया जाता है, कोई भी देता है तो उसको उसके बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अब मान लिया पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है, अब लोन देने पर उसको इतना इंटरेस्ट, इस रेट पे इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो जो रेट लिखा है उसी रेट के बेस पे उसको इंटरेस्ट भी दे दिया जाएगा। सैलरी कमीशन, और मान लिया सैलरी कमीशन की बात जाओ, बहुत से पार्टनर ऐसे होते हैं कि जो वर्किंग पार्टनर होते हैं, है ना, पार्टनर भी के कई टाइप होते हैं, वर्किंग, नॉन वर्किंग। अब मान लिया कुछ पार्टनर ज़्यादा वर्किंग करते हैं, तो हो सकता है कि उनको प्रॉफिट में तो हिस्सा मिलता ही है, उनको साथ में कुछ सैलरी या कमीशन भी दी जाती है। अब मान लिया पार्टनरशिप डीड लिखी हुई है, रिटर्न है, तो उस वाले केस में जो भी सेल, जिस भी पार्टनर को बोला गया है कि उस पार्टनर को सैलरी दी जाएगी या कमीशन दी जाएगी, तो जितनी भी बोली गई है उसी हिसाब से उनको दे दिया जाएगा। ये हमने कब बोला, जब रिटर्न है यानी पार्टनरशिप डीड बनी है, तो जिस हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसी हिसाब से उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
ठीक है। अब बेटा ध्यान रखना, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, इसको सर्कल कर लेना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनर्स की कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, सिर्फ वो ओरली ही काम कर रहे हैं, ओरली उन्होंने डिसाइड किया है, तो ध्यान रखना बेटा, अब उन्होंने चाहे ओरली कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया हो, चाहे हमारे 3 पार्टनर हैं, हमने पहले कैसे कितना डिसाइड किया था 50-25-25, इस हिसाब से उनको रेशियो प्रॉफिट का शेयर करने का हमने डिसाइड किया था। तो उस वाले केस में यदि हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, एब्सेंट का मतलब हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, तो उन पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा वो किस रेट पे होगा, वो इक्वली ही उनमें शेयर करेंगे, चाहे वो ओरली कोई भी डिसाइड करें वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, बल्कि उस फर्म को जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है वो सारे पार्टनर्स इक्वली उसको शेयर करेंगे। क्लियर? अच्छा, जो कैपिटल के केस में, अब कैपिटल के केस में इंटरेस्ट उनको मिलना है। अब यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट या इज एब्सेंट। हम ये कह सकते हैं यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस वाले केस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो और साथ में ऐसे ही कोई इंटरेस्ट ड्राइंग्स भी उनसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। लोन के केस में देखो, अब यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया है, लोन दिया है किसको, फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो हमेशा चाहे रेट उन्होंने कोई भी डिसाइड किया हो, चाहे 12%, 10%, 15%, किसी भी रेट पे, हमेशा ध्यान रखना लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो किस रेट पे दिया जाएगा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के बेस पर उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट है, लोन पे इंटरेस्ट हमेशा हमेशा ही दिया जाएगा, चाहे फर्म को लॉस भी हो रहे हो। अभी मैं आगे समझाऊंगी क्यों ऐसा होता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना, यदि किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है उनकी, तो उस लोन पर उन्हें कितना रेट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, किस रेट पर, 6% पर, चाहे फर्म को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, हमेशा 6% पे ही उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अच्छा, सैलरी क्या कमीशन दिया जाएगा, नहीं, ये भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ना सैलरी और कमीशन कुछ नहीं दिया जाएगा। तो मोटा मोटा हमने यह क्या देखा, अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यदि पार्टनरशिप डीड है, फर्म की पार्टनरशिप डीड है, तो पार्टनरशिप डीड जैसे कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, जैसे भी कह रहा है पार्टनरशिप डीड में यदि पार्टनर्स का जो भी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है उसी के हिसाब से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जिस हिसाब से बोला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, जिस हिसाब से बोला उसी हिसाब से। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर क्या होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वली। इस वाले केस में हमारा क्या होगा यहाँ पर, इक्वली, ध्यान रखने ना, यहाँ पे इक्वली होगा हमारा, ठीक है। अब इस वाले केस में यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, ये हमारा कैसा होगा, इक्वली, यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। और यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या ड्राइंग्स पे दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एडवांस और लोन पे किस रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, सिर्फ 6% पर एनम के बेस पे, और वो भी दिया जाएगा चाहे फर्म को लॉसेस भी बियर करी हो, तब भी उसको 6% के बेस पर इंटरेस्ट मिलेगा। क्या सैलरी और कमीशन दी जाएगी, नहीं, कोई सैलरी कमीशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। मोटा मोटा अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।